सारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। सीआरपीएफ के 2 और पुलिस का 1 जवान शहीद। सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से ईडी की पूछताछ। रिया के खर्च को लेकर सवाल जवाब। बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार होने के बाद नीतीश सरकार का फैसला। भारत और नेपाल के बीच पहली बार विदेश सचिव स्तर की बातचीत। नेपाल में विकास परियोजनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा। हवाला केस में चीनी नागरिक चार्ली पेंग पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज। क्या सोशल मीडिया पर सियासी कंट्रोल है? क्या राजनीतिक हितों के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये आरोप कांग्रेस ने बीजेपी, आरएसएस पर लगाए हैं। इसके जवाब में बीजेपी कहती है कि हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन चुनाव के पहले कांग्रेस की जरूर कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक से मिली भगत थी। उधर फेसबुक ने सफाई दी है कि उनका किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है। आखिर क्या है हकीकत? आज इसी मुद्दे पर करेंगे मंथन। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट ने दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हेट स्पीच के मामले में फेसबुक भारत में सत्ताधारी दल के पक्ष में अपने सभी नियमों को ताक पर रख देता है। जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, वहीं सोशल मीडिया साइट फेसबुक की ओर से सफाई भी सामने आ गई है। देखते हैं एक रिपोर्ट। फेसबुक पर सत्ताधारी बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच बैन नहीं किए जाने और सियासी तरफदारी करने के गंभीर आरोपों पर राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी नेताओं की फेसबुक के अधिकारियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल के बाद अब सोशल मीडिया की बारी है। बीजेपी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती थी और अभी भी कर रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रामक जानकारी और नफरत फैलाने के लिए आम जनता की अभिव्यक्ति के सबसे सरल माध्यम फेसबुक का भी इस्तेमाल कर लिया। इससे पहले राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी और आरएसएस पर भारत में फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि बीजेपी, आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती है। इस माध्यम से ये झूठी खबरें और नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया फेसबुक का सच सामने लाया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बात को इन्वेस्टिगेट करे कि क्या फायदे फेसबुक और व्हाट्सएप को पहुंचाने के लिए ये कोशिश करी जा रही है, और साथ साथ किस प्रकार से फेसबुक और व्हाट्सएप भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के अंदर मदद करने के लिए और साथ ही साथ में घृणा का एक माहौल पैदा करने के लिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बात को आगे बढ़ा रही है। राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव से पहले डाटा को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक से मिली भगत के मामले में कांग्रेस रंगे हाथ पकड़ी गई थी और अब वो बीजेपी पर ऐसा ही करने के झूठे आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि हार चुके लोग जो अपनी पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, अक्सर कहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी और आरएसएस के कंट्रोल में है। इनको लगता था कि सत्ता पर जो है वो इस सामंती परिवार के अलावा किसी का अधिकार नहीं है। गरीब, कमजोर तबकों से आया हुआ व्यक्ति कैसे देश के लोगों के सरोकार के लिए काम कर रहे हैं, ये इनको हजम नहीं हो रहा है।
और इसलिए इस तरह के झूठे, फेक, फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ने की कोशिश हो रही है जिसमें वो एक्सपोज हो रहे हैं। 2019 के चुनाव के समय राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी के साथ गठजोड़ करके फेसबुक के डेटा को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे चिढ़कर वो आज फेसबुक को और बीजेपी को लेकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अलग अलग लोकतंत्र में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? फेसबुक के साथ बीजेपी के संबंधों और फेसबुक पर बीजेपी के नियंत्रण का खुलासा होने के बाद सवाल ये है कि ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर कहा कि मार्क जुकरबर्ग कृपया इस सवाल का जवाब दें कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। जो फेसबुक के अपने इंटरनल हेट स्पीच को देख करके उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला जो उनका डिपार्टमेंट है, जब उसने पाया कि 4 कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि दुर्भावना फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, तो इनको बैन कर दिया जाना चाहिए। और उस बैन का विरोध किसने किया? मिस्टर अंखी दास, जो कि इंडिया का फेसबुक के हेड हैं। और उन्होंने क्या कहा कि हमको भारत की रूलिंग पार्टी के, जो मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इसमें हर्ट होंगे। दरअसल ये विवाद अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से शुरू हुआ है। इसके मुताबिक बीजेपी नेता टी राजा से संबंधित एक फेसबुक पोस्ट में कहा गया था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए। इस पोस्ट में मुसलमानों को देशद्रोही भी बताया गया था। फेसबुक के अधिकारी ने इस पोस्ट को कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था, लेकिन भारत में बैठे कंपनी के सीनियर अफसरों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। वहीं इस मामले में अब सोशल मीडिया साइट फेसबुक का बयान भी आ गया है। फेसबुक ने कहा कि वो ऐसे भाषण और कंटेंट को प्रतिबंधित करता है जो हिंसा को उकसाता है। नीतियों के पालन में ये नहीं देखा जाता कि पोस्ट किसी राजनीतिक स्थिति या पार्टी से संबंधित है। हालांकि हम जानते हैं कि इस तरह की पोस्ट पर पूरी तरह रोक के लिए अभी काफी कुछ करना है। पूरे विवाद पर फेसबुक की सफाई भले ही सामने आ गई हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया अब भारत की राजनीति को कंट्रोल करने की स्थिति में पहुंच चुकी है? क्या फेसबुक ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत सरकार के पक्ष में काम किया? सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार ने वाकई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, या फिर क्या कांग्रेस नेतृत्व अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये आरोप लगा रहा है? रिपोर्ट भारत में फेसबुक पर हेट स्पीच को लेकर सियासी भेदभाव के विवाद के बीच फेसबुक इंडिया एंड सेंट्रल एशिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर ने पुलिस में शिकायत दी है कि उन्हें फेसबुक और ट्विटर पर कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में दर्ज अपनी शिकायत में कहा है कि 14 अगस्त के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही भद्दे और अश्लील कमेंट भी किए जा रहे हैं। पीड़ित फेसबुक अधिकारी ने इस धमकियों के पीछे की वजह फेसबुक के खिलाफ अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे उस आर्टिकल को बताया है, जिसमें कंपनी पर आरोप लगे हैं कि फेसबुक भारत में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से पोस्ट किए जाने वाले हेट स्पीच के पोस्ट को नज़रअंदाज करता है। 49 साल की फेसबुक अधिकारी की ओर से रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और आग्रह किया गया कि उनकी ओर से जिन आरोपियों के नाम दिए गए हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अधिकारी ने पुलिस सुरक्षा भी मांगी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं लगातार डर और धमकियों के बीच जी रही हूं। मैं इस शोषण से व्यथित हूं। मेरे खिलाफ शेयर किए जा रहे आरोपों के साथ मेरी तस्वीर भी है, जो सीधा मेरे और मेरे परिवार के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि यह कंटेंट मेरी प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचा रहा है। तो जिस तरीके से ये सारा मसला जोर पकड़ रहा है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की नेता सायना एनसी, कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती, साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल और वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
शायना जी, कांग्रेस पार्टी सीधा आरोप लगा रही है कि फेसबुक जो है गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में है और जो कंटेंट भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को सपोर्ट करने वाले लोग डालते हैं उन्हें ठीक तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, उन्हें ज़्यादा वायरल किया जाता है और कुल मिलाकर के हेट स्पीच जो हटा देना चाहिए या जिनको पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, जिनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, फेसबुक ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं साठगांठ है और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे एक प्रतिष्ठित अखबार के सामने आने के बाद, उसमें एक खबर सामने आने के बाद ये सारा बवाल उठा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपकी सीधी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जी। मेरा वॉइस एको हो रहा है जरा देखिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सोशल मीडिया एक फ्री एंड फेयर फोरम है जहां आपके समर्थक और आपके विरोधी दोनों अपनी बात रख सकते हैं। अभी समझ लीजिए कि आपके समर्थक ज्यादा है तो ज्यादातर उन्हीं की भावना आपको देखने में मिलेगा। समझ लीजिए कि कोई कंट्रोवर्शियल इशू है, राम मंदिर को लेके बहुत सारे पहलू है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सब स्टेक होल्डर्स, मुसलमानों ने जो सपोर्ट किया, तो ये सभी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे पहलू आपके सामने आएंगे फेसबुक पे। लेकिन जो आपको लगता है कि ये एक सरकार की भूमिका है, तो मैं नहीं मानती हूँ कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये हो भी सकता है क्योंकि ये एक फोरम है जहां आप अपने भाषा में अपनी राय मत रख सकते हैं। और 130 करोड़ की जनता में स्वाभाविक रूप से कोई भी एक पहलू पे यूनानिमस ओपिनियन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो उस अंदाज से हमारे फॉलोअर्स भी इतने ज्यादा ही रहेंगे। और जो सोशल मीडिया पे बैकलैश होता है और आप इनको संभाल नहीं सकते हैं, तो आप किसी भी रंग में ये डिबेट को आगे ले सकते हैं। बिल्कुल। साधना भारती जी, समझने की बात ये है जी कि बोलिए। समर्थक और समर्थक की आवाज और समर्थक के लिए एक प्लेटफॉर्म, ये सबके लिए ओपन है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। साधना भारती जी, आपसे सीधा सवाल है कि आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, हम सभी करते हैं। सोशल मीडिया किसी को लिखने पढ़ने से रोकता नहीं। आपको जो लिखना है मर्यादा के हिसाब से आप लिखिए, बोलिए, करिए। कुछ लोग ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से बोलते हैं, कुछ लोग कम एग्रेसिव तरीके से बोलते हैं, कुछ लोग अपनी बात शालीनता से रखते हैं, कुछ लोग शालीनता से अपनी बात नहीं रखते हैं। लेकिन बीजेपी का एक और आरोप है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने लीडरशिप की नाकामियों का ठीकरा फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जा कर के आरोप लगा रही है। सोशल मीडिया सबके लिए अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है। ऐसे में ये आरोप जो है फेसबुक और ट्विटर पर फोड़ने के बजाय अपने लीडरशिप की नाकामियों को छुपाने के जगह सही तरीके से सामने आना चाहिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उसके पास वो दमखम अब नहीं रहा है कि वो बीजेपी के सामने खड़ी हो सके। आप क्या कहना चाहेंगी साधना जी? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो अहंकार के मद में कोई चूर हो जाता है तो इस तरह की बातें करता है जो लीडरशिप पे प्रश्न उठाते हैं। हमारी लीडरशिप मजबूत है, हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पहली बात मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये कि कह रहे हैं कि यूनानिमस नहीं हो सकता सबका विचार क्योंकि बहुत सारे, बिल्कुल सही बात है। ये हिंदुस्तान की परिपाटी ऐसी है, हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी है जहाँ भिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियों, विभिन्न मजहबों के लोग बड़े सुख शांति से रहते हैं। मगर सवाल तभी उठता है जब इस एकता और शांति के अंदर खलल डाली जाती है फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आए दिन हम इस तरह के पोस्ट पढ़ते हैं और वो पोस्ट केवल ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता करने का काम करते हैं। टी राजा सिंह, अनंत हेगड़े, इनके द्वारा कई ऐसे पोस्ट डाले गए और उसके बाद तब तक उन्हें पोस्टों को नहीं हटाया गया जब तक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसके संवाददाताओं ने दखल देने का काम नहीं किया। देखिए, हिंदुस्तान वो है भूपेंद्र जी कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है और दुर्गा माँ की चुनरी को बेगम सलमा
प्रतीति है। एक वो रफीता जो महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, और प्रेमचंद भी बच्चों को ईदगाह सुनाता था कि कभी कन्हैया की महिमा गाता रसकान सुनाई देता है। हर हिंदू मुस्लिम में साधना भारती और कांग्रेस को सबसे पहले इंसान दिखाई देता है। और इसीलिए जब बात की जाती है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की, इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जो फेसबुक के हेड हैं हिंदुस्तान के अंदर, आखी दास से बताइए, एबीवीपी की जो प्रेसिडेंट रही जेएनयू के अंदर, रश्मि दास, उनके क्या संबंध है? इसको क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी क्लियर करती? जो जेएनयू के अंदर जो हिंसा हुई उसको सही बताने का काम जिन्होंने किया, ये हर वक्त बांटने का काम करते हैं। सवाल तो हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि जब रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के जब आखिदार से मिलने के लिए जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को रखते हैं, हम ये कहते हैं कि जब अच्छी पोस्ट कोई डालता है कांग्रेस का व्यक्ति तो उसके अकाउंट को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा फेक अकाउंट ही सही, मैं बोलती हूँ इसकी लायबिलिटी किसकी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि अगर कोई फेक अकाउंट बनाकर किसी नेता के भी नाम का दुरुपयोग करके नफरत और घृणा कट्टरता फैलाने का काम कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेने का काम करेगा? तो फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पे सवाल हम क्यों ना उठाएं? क्यों फेसबुक और व्हाट्सएप भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के कैंपेन करने का काम करता है, और जब हम रफाइल के खिलाफ कुछ लिखने का काम करते हैं तो अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है? तो प्रश्न तो हम पूछेंगे। और मुझे तो ये लगता है जिस तरह कोरोना का वायरस विश्व की आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है, वैसे ही घृणा, नफरत, अधर्म और साधना जी हम आपके पास आएंगे। हमारे पास इस समय बहुत ही देश के मशहूर साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़े हुए हैं। हम लोग बचपन से उनको पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। पवन जी, क्या कोई सरकार, कोई पार्टी इस तरीके से वर्ल्ड की जो रिनाउंड कंपनीज हैं, जो फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों को चला रही हैं, इनके जो प्रमोटर हैं फेयरली और रीजनेबली फेयर माने जाते हैं, लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं, और जिन देशों में ये कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर भी एक बहुत ही मेटिकुलस एडमिनिस्ट्रेशन है जो इनके ऊपर स्वयं नज़र रखता है। आपकी नज़र में क्या फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियां भी किसी थर्ड कंट्री में, मान लीजिए भारत में ही, दबाव में आ सकती हैं, उनको दबाव में लिया जा सकता है और दबाव में लेके इस तरह से काम कराया जा सकता है जैसे कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे? देखिए, अगर कंट्री विशाल हो, जहां की मार्केट बहुत बड़ी हो जी, तो अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको आप लेवरेज बना के विभिन्न प्रकार से प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन प्रेशराइज की बात तो खैर मैं छोड़ता हूं, मैं तो कानूनन बात बोलता हूं। देखिए, ये चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, वो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं। उनका दायित्व बनता है कि वो भारत का साइबर लॉ और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करें। और जब इस तरह की हेट कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और वो गतिविधियां नहीं कर रहे या अपना निर्णय नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो इंडिपेंडेंस होते हैं वो खो देते हैं। तो उनकी जो स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। यानी कि कानून उनको उसी कटघरे में डालता है जो उस व्यक्ति को, जिसने इस प्रकार की हेट स्पीच का प्रचलन किया है या प्रकाशन किया है। तो कानूनन तो इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 79 और सेक्शन 85 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के ऊपर, लेकिन ये निर्भर होगा पॉलिटिकल विल पर कि क्या हम कार्रवाई करना चाहेंगे या नहीं। लेकिन इन तमाम सारी चीजों से एक जो वेकअप कॉल हमारी आ रही है कि हमारा कानून अभी भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इन सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति। आवश्यकता है कानून का हम संशोधन करें ताकि कोई भी प्रकार का हेट न्यूज या फेक न्यूज या हेट स्पीच जो भारत में प्रचलन हो रहा है उसको हम तुरंत खत्म कर सकें। देखिए, कोई प्रिडिक्ट तो कर नहीं पाएगा कि कब होने वाला है, लेकिन अगर दिन पर दायित्व डाला जाए कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स अगले 4 या 6 घंटे में द मोमेंट इस तरह की मैटर रिपोर्ट हो उसको खत्म करें या उसको डिसेबल करें या एक्सेस को रिमूव करें, वो बात तो की जा सकती है। कानून हमारा अभी वहां तक पहुंचा नहीं है, कानून काफी कमजोर है, अपंग है। मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं भारत को प्रेरणा लेना चाहिए अमेरिका से। अमेरिका ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ऑलरेडी अब इंटरमीडियरी लायबिलिटी को पुनः से खोलने की बात करी है। और ऑलरेडी अगर हम क्राइस्ट चर्च कॉल की बात करें जो पिछले साल न्यूजीलैंड में हुआ था, तो वहां पर भी बात हुई थी कि कहीं ना कहीं ये सर्विस प्रोवाइडर्स इतने विशाल हो गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा पवन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया कि ये इतने विशाल और स्ट्रांग हो गए हैं। मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि क्या ये सही में इतने विशाल और स्ट्रांग हो गए हैं कि भारत जैसे देश के मतदाताओं को और सरकार को भी इन्फ्लुएंस करने में सक्षम हो गए हैं?
आज इनकी पावर को आप अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। जितना डेटा इनके पास है, शायद इतना डेटा भारतीय सरकार के पास भी उस लेवल का नहीं होगा। तो लाजमी सी बात है, जब इतने बड़े डेटा के भंडार के ऊपर बैठे हुए हैं तो उसका वो क्या विश्लेषण करते हैं, मशीन लर्निंग द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, और कहां पर, किस बिंदु पर कहां दबाव डालना है, ये बात इनको अच्छी तरह मालूम होती है। तो मुझे लगता है कि आप इनके प्रभाव को तो नकार नहीं सकते। हाँ, अगर कहें कि प्रेशराइज करें या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये जो बातें सामने नजर आई हैं ये शो करता है, और वॉल स्ट्रीट का जर्नल का जो आर्टिकल है वो भी शो करता है कि जो ड्यू डिलिजेंस फेसबुक को करनी चाहिए थी एज एन इंटरमीडियरी सेक्शन 79 IT एक्ट में, वो शायद कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है, और अगर हुई है तो उसका शायद ब्यौरा अभी फेसबुक पब्लिक डोमेन में नहीं दे पाया है। तो इसकी तो जांच होनी जरूरी है, और जांच तो एक और बात, कहीं ना कहीं कानून को आप ज्यादा संशोधित करें, लोगों को विस्तार रूप से आप इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करें। अगर कुछ ऐसी चीज वहां पर प्रकाशित की जा रही है जो कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को या पब्लिक ऑर्डर या पीस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको अंकुश लगाना जरूरी है। पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े, सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली साहब के पास। सर, ये बताएं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि नेतृत्व की विफलता को छुपाने के लिए आप जो है आरोप लगा रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे, क्या आप मानते हैं कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे आर्टिकल के बाद लगाया है वो कितना जायज़ है आपकी नज़र में, और कितना वाजिब लगता है इस तरीके से कि आज अचानक एक आर्टिकल के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज़ मुखर कर दी? ये बात पहले भी तो उठाया जा सकता था, पहले भी तो ये फीलिंग शेयर की जा सकती थी। और जैसा कि साधना भारती जी ने कहा कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता आखी दास जो कंटेंट हेड हैं उनसे मिलने के लिए वो गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बात रखने के बाद कोई सकारात्मक जवाब उनको नहीं मिला। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कुर्बान जी? उपेंद्र जी, शुक्रिया, काफ़ी देर बाद आपने मेरा रुख किया। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस मामले को मैं कांग्रेस पार्टी बनाम बीजेपी बिल्कुल नहीं देखता जी, और ना इस मामले में मेरी कोई दिलचस्पी कांग्रेस पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये पार्टियां अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो आरोप प्रत्यारोप लगाएं उसमें मेरी कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे लिए ये ज़रूर दिलचस्पी है और ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस देश की हज़ारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति, साझा ताने बाने को ख़त्म करने का काम करे। अब कांग्रेस पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात कर रहा हूँ कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें जो तथ्य दिए हैं, उसमें जो सर्क्यूमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, और अभी पवन जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए, उसका मीडियम क्या होगा? वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, अदालत से होगी, मुकदमा दर्ज होकर के मामूली पुलिस या CBI करेगी, ये इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सर्क्यूमस्टेंशियल एविडेंसेस ये बता रही हैं कि कुछ नेताओं ने, और बदकिस्मती से उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, तो उन लोगों ने इस देश की शांति और सुरक्षा को और साझा ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच तो होनी ही चाहिए। इस मामले को बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन इस देश की एकता और अखंडता बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो किसी भी पार्टी और सरकार से बहुत ऊपर की चीज़ है, और अगर कोई उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। किसी भी मंच को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इस देश में नफरत, घृणा का माहौल पैदा करे और हिंसा फैलाने का काम करे। हम उसके दुष्परिणाम देख चुके हैं और इसमें अब और कोई रियायत या कोई मुरव्वत नहीं की जा सकती। बिल्कुल। सायना जी, आपको नहीं लगता कि जो पॉलिसी है फेसबुक की, ट्विटर की, कि वो हेट स्पीच को अपने आप एडिट करेंगे, उसको हाइड करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, ये
ये चीज ये आरोप कभी भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी पर लगा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई चीज मुनासिब न लगे, तो आपको नहीं लगता कि दोनों पार्टियां मिलकर एक रिजॉल्व भी कर सकती हैं कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, विदेशी कंपनियां हैं, बहुत मजबूत हो चुकी हैं, $1 बिलियन से $1 ट्रिलियन के रास्ते पर हैं, इनको मिल के कंट्रोल करना चाहिए, ये भी तो एक बात हो सकती है दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की जगह? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होते ही रहेंगे, ये तो राजनीति में हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कांग्रेस के साथ बैठें और एक पॉलिसी के साथ फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया को एड्रेस करें। बहुत ही गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल जानते हैं और जानने के साथ साथ वो कैसे टेक्नोलॉजी को समझते हैं। मैं कुर्बान अली जी से बिल्कुल सहमति रखती हूँ कि कोई भी एंटी नेशनल स्टोरी और हेट प्रोपेगेंडा को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और खास तौर से भारत जैसे देश में जहां अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। लेकिन राजनीति को एक मिनट आप अलग रखिए, जो सोशल मीडिया पे एक सोच विचार के साथ ज्यादा लोग जुटे हैं, क्या आप सबकी बोलती बंद करेंगे? या जो एक लेजिटिमेट वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो समझ लीजिए कि कम लोग हैं, क्या आप उनकी भी बात बंद करेंगे? उपेंद्र जी, ये सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। आप का राय मत रख सकते हैं, उससे लोग सहमत हो सकते हैं या आपको ट्रोल कर सकते हैं, और हर बात जो आपको लगता है कि ये एक बेबुनियादी आरोप का एक स्टेज बना रहे हैं आप, तो वो बहुत ही अफसोसजनक है। फिलहाल मैं सिर्फ ये कहूंगी कि नो कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी, सेक्युलरिज्म, और हम सब चाहते हैं कि जब कोई भी राय मत जो भारत को गंभीर ठोस पहुंचा सकता है, तो साइबर क्राइम और साइबर लॉज को ज्यादा एम्पावर करने की आवश्यकता है, और वो हमारी सोच रही है शुरुआत से। बिल्कुल। पवन दुग्गल जी भी ऐसा कह रहे थे कि अपने यहाँ अभी हम ककहरा सीख रहे हैं, अगर देखा जाए साइबर लॉज के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सीधे चलते हैं साधना भारती जी के पास। साधना जी, सायना जी ने बहुत ही संतुलित विचार रखे और उनका भी ये मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक देश हित में, जनहित में, नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, सोशल हार्मनी को देखते हुए एक तरह का कंट्रोल होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। यही बात पवन दुग्गल जी कह रहे थे। आपने कहा कि आखी दास से मिलने आपके पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी गए थे और उन्हें प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला था। मेरा सवाल यह है कि आखिर किस बात को लेकर के रोहन गुप्ता आखी दास से मिलने गए थे? जिस तरह के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप के मैकेनिज्म है ही नहीं कि अगर गलत कुछ करते हैं तो आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी मैकेनिज्म बनना चाहिए ना कि अगर व्हाट्सएप के थ्रू अगर कुछ भी जा रहा है, क्योंकि 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, 29 करोड़ लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो ये छोटी सी संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और जैसा कि सायना एनसी जी ने कहा अभी कि किसी भी देश की अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हमारे देश की अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो फिर आप ही की पार्टी के सी राजा सिंह, आप ही की पार्टी की बात करते अनंत हेगड़े ये इस तरह के पोस्ट क्यों डालते हैं, जब एक मजहब विशेष मुसलमानों को लेकर, चाहे वो कोरोना वायरस फैलाने का हो, चाहे वो लव जिहाद को लेकर हो, चाहे वो किसी देश के खिलाफ साजिश करने की बयानबाजियां हो, उनको लेकर पोस्ट किए जाते हैं, उन पोस्ट को हटाया नहीं जाता, उनके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, तो ऐसा क्यों किया जाता है? साधना जी मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखने वाले, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोग ट्वीट करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, उस तरह के अकाउंट्स को जो है चेक एंड बैलेंस में नहीं रखा जाता। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप लोगों ने कोई एथेंटिक कंप्लेन फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के कंट्री मैनेजर्स के सामने फाइल की है, उनको आपत्ति दर्ज कराई है, और आपत्ति दर्ज कराई भी है तो क्या उसका फॉलोअप लिया है? कभी कुछ ऐसा किया है कांग्रेस पार्टी ने इधर हाल के दिनों में? 2020 में ही, इसी साल में ही हम मिले थे
आशीदास जी को हमने फिर से यही बातचीत की, मई के अंदर हमने मुलाकात की और मई के हमने अंदर यही बात रखी, फिर भी कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। जिस न्यूज़पेपर की बात चल रही है वॉल स्ट्रीट की, उसी न्यूज़पेपर के हवाले से ये खबर भी आई थी कि फेसबुक के अंदर जो वर्तमान और पूर्व कर्मचारी हैं उन्हें ये कहा आशीदास ने कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जो पार्टी है उसके किसी भी नेता के खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि इससे बिजनेस प्रोस्पेक्ट हर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की बातें अगर सामने आ रही हैं तो ये क्या इसे संजीदगी से नहीं लिया जाना चाहिए। हम बात नहीं कर रहे एकता और अखंडता की, अगर बात को तोड़ने की कोई बात करता है तो उसकी तो खिलाफत हम करेंगे। यूएस कांग्रेस ने भी सम्मन किया है अभी और मार्क जुकरबर्ग को सम्मन भेजा है, इस पर वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। ब्राजील पार्लियामेंट्री जांच बिठा रहा है, तो क्या हिंदुस्तान संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन क्यों नहीं कर सकता, ये प्रश्न पूछना चाहते हैं हम, इसीलिए पूछ रहे हैं चाइना जी से। अभी तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं, ये वही लोग है ना आप लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके आप कुलदीप सेंगर जैसे विधायक देते हैं, आतंकवाद के खिलाफ बात करके आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी सांसद देते हैं, तो कहीं आप डिजिटल इंडिया की बात करके कहीं नफरत घृणा का वायरस तो नहीं फैला रहे हिंदुस्तान में। साधना जी आप हमारे साथ जुड़े रहे, सीधे चलता हूं पवन दुग्गल जी के पास। पवन जी, कांग्रेस पार्टी का भी नाम जो है जनरल इलेक्शन के वक्त कैम्ब्रिज एनालिटिका जो एक एजेंसी है जो डेटा माइनिंग करती है उसके साथ नाम जुड़ा था, फेसबुक पर इन्फ्लुएंस करने की बात सामने आई थी। जिस तरह का डेटा ये तमाम सोशल साइट्स या जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके पास है, ये डेटा इनको कैसे एम्पावर करता है, कैसे ये उतनी ताकत उतनी क्षमता ड्रॉ करते हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग करने के आधार पर, या जो राइट विंग लेफ्ट विंग और जो तमाम पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो डेटा इनके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया जाता है। जाहिर सी बात है कि पोस्ट करने का अधिकार सबको है, XYZ दुनिया के किसी कोने में, ग्लोब के किसी कोने में कोई पोस्ट कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक कंट्री में जब ये आरोप लगने लगता है, पर्टिकुलर एक एजेंसी का नाम आने लगता है और ये माना जाता है कि पर्टिकुलर एक इलेक्शन के टाइम में जो है डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई और एक पर्टिकुलर पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम एक पर्टिकुलर पक्ष के प्रति कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसके हाथों बिका होता है और उसको अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहा होता है? तो हमारे देश में इस तरह की चीज़ों को पकड़ने के लिए कोई कानून है, कोई धारा है, कोई नियम है या नहीं? देखिए, हमारे यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था या सुनियोजित व्यवस्था को डील करने के लिए एक तो कंपटीशन एक्ट है, उसके तहत ये देखा जा सकता है कि इनके किस तरीके से जो रवैये हैं और एक्शंस हैं वो कंपटीशन को किल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन तमाम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को आप आड़े हाथ भारत के आईटी एक्ट में ले सकते हैं। भारत के आईटी एक्ट को ये लोग केवल लिप सर्विस प्रदान करते हैं, भारत से आके भारत की मार्केट लेते हैं, भारत की मलाई तो खाते हैं, लेकिन भारत के कानून का पालन नहीं करते। और जब पालन करने की बात आती है तो ठेंगा दिखाते हैं, कहते हैं हम अमेरिकन कंपनी है, हम अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के और कानून के अनुसार गवर्न करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को अपनी नींद से जगना होगा। भारत को एक सख्त स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रिजीम लानी पड़ेगी इन प्रकार के इंटरमीडियरीज को लेकर। बहुत धांधलेबाजी इस प्रकार से हो जाती है क्योंकि अधिकांश से ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे छुप जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2015 में फैसला दिया था कि साहब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको लाखों रिक्वेस्ट मिलेंगी रोज की ताकि आप चीजों को डिलीट करो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप जज नहीं बनेंगे, आप चुपचाप बैठ जाएंगे। जब आपको अदालत से ऑर्डर आएगा या जब आपको कोई सरकारी एजेंसी बोलेगी तब आप चीजें रिमूव करेंगे, वरना नहीं रिमूव करेंगे। तो उस जजमेंट के पीछे आराम से छुप जाते हैं और उनको पता होता है कि उनके प्लेटफॉर्म पर गदर मच रहा होता है, लेकिन ये कुछ गतिविधियां करते नहीं हैं। तो कानून में जो डिफेक्ट है, अगर हम उसमें हम प्रॉपर संशोधन ले आए और एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए ले आए। भाई देखिए, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप अंतर्यामी हैं, आपको हर चीज प्रेडिक्ट करने की क्षमता नहीं है, लेकिन जब आपको बताया गया कि साहब इस तरह की हेट स्पीच आई है जो भारत के प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो एकदम उनका दायित्व बनता है कि अगले 2 से 4 घंटों में वो उस तरह की कंटेंट को रिमूव करें, डिसेबल करें। अगर किसी ने गलत शिकायत करी है तो उसके बरखिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी तक हम लोगों का जो कानूनन पकड़ है वो काफी कमजोर है। इसलिए आईटी एक्ट में संशोधन करने की जरूरत है और जब तक संशोधन नहीं होता
केंद्रीय सरकार चाहे तो आज रात को रूल्स एंड रेगुलेशन सेक्शन 87 आईटी एक्ट में ला सकती है इस तरह का नियंत्रण करने के लिए। बट अल्टीमेटली डिपेंड करेगा पॉलिटिकल विल पर कि क्या किया जाना चाहिए या क्या नहीं किया जाना चाहिए। सवाल कुर्बान जी से है। कुर्बान जी, कई बार हेट स्पीच है या नहीं है, इसको डिसाइड करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया राम मंदिर के निर्माण को लेकर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कह दिया कि इटली में जिस तरीके से चर्च को तोड़ के मस्जिद बना दी गई, उस तरीके से हम यहाँ फिर मस्जिद बना देंगे जब हमारा वक्त आएगा। कई तरह की इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हेट स्पीच जो पॉलिसी तो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कि हम हेट स्पीच को और जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होगा उसको हम डिलीट करेंगे, उसको प्रोहिबिट करेंगे, उसको हाइड करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी बिजनेस जो है कहीं ना कहीं व्यूज के जरिए, हिट्स के जरिए ही मिलता है। ऐसे में आपकी समझ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका भी तो कहीं ना कहीं बिजनेस प्रभावित होता है, उनके लिए भी तो कुछ न कुछ मोटिवेशन चाहिए। और एक पक्ष, जैसा साइना एनसी जी ने कहा कि एक बड़ा पक्ष, एक बड़ा तबका, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है जिसके इतने बड़े तादाद में मेंबर हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। अब मान लीजिए उसके सामने कोई छोटी पार्टी है, माइनॉरिटी में है, वो भी अपना विचार रख रही है, वो उसके भी लोग पोस्ट डाल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अब ऐसे में माइनॉरिटी वाली पार्टी कहने लगे कि बीजेपी बड़ी पार्टी होकर हेट स्पीच फैला रही है, तो ऐसे में सोशल मीडिया भी करे तो क्या करे, कंटेंट को लेकर के क्या संजीदगी होनी चाहिए आपकी नज़र में? उपेंद्र जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा कि मुनाफा कमाने के लिए ये कंपनियां करती हैं और यही असली बात है। इसमें जो फेसबुक की अधिकारी है जिसके तार सत्ताधारी पार्टी से और सत्ताधारी जो ग्रुप है उससे मिलते हैं, वही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक्सपोज किया है कि भाई वो यही तो कह रही थी कि साहब अगर आप कार्रवाई करेंगे जो हेट स्पीच देने वाले लोग हैं या ये जो हेट कैंपेन इस सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, उससे हमारा बिजनेस कमज़ोर हो जाएगा। तो असली अब हमें ये तय करना है कि हमारी एकता और अखंडता उस बिजनेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ आपने जिक्र किया, अभी 6 महीने नहीं हुए हेट स्पीच दिल्ली के चुनाव में हुई, भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने, जिनमें एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, हेट स्पीच खुलेआम की। कोई सोशल मीडिया पे नहीं, जनता के बीच में आपने मीडिया के जरिए उसको दिखाया। चुनाव आयोग ने उस पर बैन लगाया और क्या हुआ नतीजा? ढाक के 3 पात, कोई एक्शन नहीं, क्योंकि रात गई बात गई, चुनाव गया, खत्म हो गया। अब कुछ भी करो, चुनाव जीतने के लिए जितनी आग लगा सकते हो लगाओ। क्यों चुनाव आयोग ने उस मुकदमे को जो उन्होंने दर्ज किया था उस पर कार्रवाई नहीं की? अगर ये हमारे पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिकल वर्कर्स को ये सबक बता दिया जाएगा कि इसकी सज़ा भी है। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि जो दिल में आए वो लिख दीजिए। मैं शाइना एनसी जी का बहुत सम्मान करता हूं और बड़ी मुनासिब बात उन्होंने कही, लेकिन इस बात की इजाज़त शाइना जी किसी को भी नहीं दी जा सकती कि जिसके दिल में जो आए वो कह दे और उसके बाद में ये कह दे कि साहब हम तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और हम तो, हमारे साथ में तो इतने लाख लोग हैं, तो ऐसा तो होगा ही। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये मुल्क को तोड़ने वाली बातें हैं, हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति को ख़त्म करने वाली बातें हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी। ऐसी कंपनियां अगर इस मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करेंगी तो उनको बैन किया जाना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज करे या पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी करे। इसमें कोई किसी तरह की वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक ले रहे हैं और तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ रहे हैं। फेसबुक पर पहले भी निजता के उल्लंघन, नफरत वाले संदेश फैलाने और बाजार की असीम शक्ति के दुरुपयोग के आरोप लग चुके हैं और इसको लेकर कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश भी होना पड़ा था। इसके बाद फेसबुक की ओर से
कई बार ये कहा जा चुका है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए हम लगातार सतर्क हैं और सजग हैं। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भारत में हेट स्पीच पोस्ट पर पक्षपात के आरोपों से घिरे फेसबुक पर अमेरिका में पब्लिक और पर्सनल डेटा बेचने के आरोप लग चुके हैं। दिसंबर 2015 में द गार्जियन ने बताया था कि अमेरिका के राजनेता लोगों के फेसबुक डेटा का इस्तेमाल चुनाव में कर रहे हैं, जबकि जिन फेसबुक यूजर्स की जानकारी लीक हो रही थी उनको इस बात का पता भी नहीं था कि फेसबुक उनकी निजी जानकारी कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनी को बेच रही है, जो इसका अध्ययन कर प्राप्त निष्कर्ष को राजनीतिक पार्टियों को बेच रही थी। फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल में 87 मिलियन फेसबुक यूजर की व्यक्तिगत जानकारी शेयर किए जाने की आशंका जताई गई थी। दरअसल कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लोगों की उम्र, जन्मदिन, पेज लाइक, आदत, पसंद, नापसंद, लोकेशन, शिक्षा, जाति और धर्म की जानकारियों को इकट्ठा कर उनके बारे में एक कंप्लीट प्रोफाइल बनाया, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन आदमी किस पार्टी के विचारों को सपोर्ट करता है और किस पार्टी का विरोध करता है, वो देश के किन मुद्दों पर नाराज या खुश है। इस कंप्लीट प्रोफाइल के आधार पर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उन राजनीतिक पार्टियों को सेवाएं देनी शुरू की जो कि चुनाव में जीत दर्ज करना चाहते थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका राजनीतिक दलों को ये भी बताने लगी कि किस राज्य में किस तरह का मुद्दा उठाया जाए और किस मुद्दे पर रैली की जाए और भाषणों में किन किन मुद्दों को शामिल किया जाए और किस तरह के विज्ञापनों से वोटरों को लुभाया जाए। इस प्रकरण में करीब 2 साल पहले कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की अमेरिकी सीनेट में पेशी भी हुई थी। फेसबुक के दुनिया भर में करीब 2.5 अरब से भी ज्यादा यूजर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारत में है। भारत में 28 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं, जबकि अमेरिका में 19 करोड़ यूजर्स हैं। इसलिए फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सियासी उपयोग और दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि फेसबुक का दावा है कि वो तकनीकी रूप से इसके दुरुपयोग को रोकने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप प्रत्यारोप और डेटा चोरी और डेटा माइनिंग के तमाम आरोप यही नहीं बल्कि दुनिया भर के और देशों में लगते रहे हैं। यह बात कोई नई नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां अभी कानून पूरे तरीके से मजबूत नहीं हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के और साइबर थ्रेट को लेकर के, तो कुल मिलाकर के ये विवाद जो है यहीं ख़त्म नहीं होता, ये आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और आज के इस बुलेटिन में आए हुए सभी मेहमानों को मैं यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आगे बढ़ रहा हूं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए मशक्क़त शुरू हो चुकी है। इसमें एमएसएमई और सड़क परिवहन मंत्रालय की अहम भूमिका होगी और इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीते रोज उन्होंने वोकल फॉर लोकल की रणनीति के तहत ऑनलाइन पोर्टल स्वदेश बाजार की शुरुआत की, जहां ग्रामीण इलाकों में बन रहे उत्पाद उपलब्ध होंगे और सीधे ग्राहकों को मिल सकेंगे। इसके बीच में मुनाफा लेने वालों को हटाया जा सकेगा। गडकरी ने कहा कि भारत के एमएसएमई से उत्पाद से लेकर ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन एक्सपोर्ट कर रही है, जिसका टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए सालाना है। स्वदेश बाजार इसी दिशा में काम करेगा। उनका कहना है कि इससे गाँव में ही रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे और उन्हें शहरों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट में 30% आय एमएसएमई सेक्टर से ही आती है और 48% निर्यात भी इसी सेक्टर से होता है। आने वाले 5 साल में जीडीपी ग्रोथ रेट में 50% योगदान इसके जरिए दिया जाएगा और निर्यात को 60% तक पहुंचाया जाएगा। अभी इस सेक्टर में 11 करोड़ नौकरियां दी गई हैं। अगले 5 साल में 5 करोड़ नौकरियां और पैदा की जाएंगी। उन्होंने आज मणिपुर का रुख किया और वहां एक साथ 13 राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया। इस पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि मणिपुर में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्य देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सकते हैं।
मोदी सरकार शुरू से ही नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि इस इलाके की भागीदारी देश के विकास में बढ़ाई जा सके। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट उपेक्षित था, प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में जोड़ने का बखूबी प्रयास किया है। तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। सहारा प्राप्त।